हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज हमारा ये आपदा प्रबंधन का दूसरा सीरीज होने जा रहा है। जिन बच्चों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो जाके देख लेंगे ताकि ये आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे रूप से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस ऑनलाइन। तो चलिए, ये आपदा प्रबंधन के दूसरे सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बाढ़ और सुखाड़ से प्रबंधन। मैंने मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि आपदा क्या होती है, आपदा किस प्रकार से आती है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं और आपदा हमारे जीवन में किस तरह से व्यवधान और मतलब क्षति पहुंचाती है। और भारत में अभी तक आए हुए कुछ प्रमुख आपदाओं का हमने चर्चा किया था। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग जो है बाढ़ और सुखाड़ के प्रबंधन के बारे में समझेंगे कि बाढ़ और सुखाड़ जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके क्षति को कम करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है और हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये समझते हैं कि बाढ़ क्या होता है। तो बाढ़ को इंग्लिश में हम लोग फ्लड के नाम से जाना जाता है। और ये हम लोग जानते हैं कि बाढ़ होता क्या है। बाढ़ के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में ये जाना था कि बाढ़ एक जो है मतलब जल संबंधी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या थी? जल संबंधी प्राकृतिक आपदा होती है जो आमतौर पर अत्यधिक मतलब जो है मानसून की वर्षा हो जाती है। जब अत्यधिक मानसून हो जाती है और या मतलब जो है नदियों में अतिरिक्त जल मतलब जो आ जाते हैं, तो जो अतिरिक्त जल आ गए हैं या जो अतिरिक्त मानसून के कारण से पानी जो आया हुआ है वो पानी नदियों से निकलकर हमारे समतल जमीनों पे, हमारे गांव में, हमारे शहरों में घुस जाते हैं। इसी स्थिति को हम लोग बाढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मतलब जो है लिखा हुआ है कि बाढ़ एक हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल का ये अर्थ होता है कि जल संबंधी प्राकृतिक आपदा है जो आमतौर पर अत्यधिक मानसून वर्षा के कारण। कैसे हो रहा है? अत्यधिक मानसून मतलब जो है आ जाते हैं तो उसके कारण हो सकता है, या अन्य कारणों से नदियों में अतिरिक्त पानी आ जाते हैं। नदियों में क्या होते हैं? अतिरिक्त पानी आ जाते हैं, जिससे नदियों का पानी सामान्य मार्ग से, जो नदी बह रही थी, जिस धारा में, जिस रास्ते से नदी बह रही थी, अतिरिक्त पानी हो जाने के कारण वो नदियों से बाहर आके हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे मतलब जो है जो खाली जमीन है उस पर मतलब आके भर जाती है। और इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं बाढ़ कहा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि बाढ़ क्या होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं मतलब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम बात करते हैं कि भारत में जो है मानसून की अनिश्चितता जो है, भारत में जो मानसून होते हैं अनिश्चित होते हैं। तो भारत में मानसून की अनिश्चितता के कारण जो है किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता ही रहता है। कहा जाता है भारत में जो है कभी मानसून अधिक आते हैं, कभी मानसून कम आते हैं। इसकी ये कोई फिक्स नहीं होता, ये कोई निश्चित नहीं होता है। तो जिसके कारण से मतलब जो है किसी न किसी भाग में सुखाड़, किसी न किसी भाग में मतलब बाढ़ जैसी समस्याएं बनी रहती है। कहा जाता है कुछ नदियों तो बाढ़ के प्रकोप के लिए बदनाम हो चुकी है। मतलब कुछ नदियां ऐसी है जो पूरे भारत में मतलब जो है बाढ़ के लिए बदनाम हो चुकी है। जैसे हम जानते हैं बिहार में एक नदी है कोसी नदी। वो बिहार में कोसी नदी हर साल बाढ़ को लेके आती है, इसके लिए वो मतलब जो है जाने मतलब बदनाम है। भारत मतलब जो बिहार में जो है उत्तरी बिहार में कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। बिहार की शोक नदी कोसी को कहा जाता है। तो वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ नदियों तो बाढ़ के प्रकोप के लिए बदनाम हो चुकी है। जैसे बिहार में कोसी नदी है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है। जैसे बिहार में कोसी नदी तबाही मचाती है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी जो है काफी लोगों को प्रभावित करती है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी है, उड़ीसा में महानदी है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, गुजरात में नर्मदा नदी है। ये आप लोग याद रख लेना। हो सकता है आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब जो है असम जो है किस नदियों से बाढ़ से मतलब जो है पीड़ित रहते हैं। तो वो असम में जो है हमारे कौन से नदी हैं?
ब्रह्मपुत्रा नदी है, उड़ीसा में महानदी है, गुजरात में नर्मदा नदी है, आंध्र प्रदेश में मतलब जो हमारे कृष्णा नदी है। अब बिहार के बारे में तो अपने लोग जानते ही हैं, बिहार में कोसी नदी इसके 100 कहलाते हैं। अब अगला है, कहा जाता है भारत में बाढ़ के तो कई कारण हैं। भारत में बाढ़ के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्राकृतिक कारण जैसे भारी बारिश, अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा किए हुए थे, भारी बारिश मानसून के मतलब कारण उत्पन्न हो जाते, कभी कभी मानसून अत्यधिक आ जाते हैं, जिसके कारण से मतलब जो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। और ये याद रख लेना आप लोग, भारत में मानसून की जो शुरुआत होती है जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है, जून के पहले सप्ताह के अंदर से, मतलब जो भारत के दक्षिणी मतलब क्षेत्र में जो है केरल से शुरुआत होती है, और धीरे धीरे करके वो वेस्ट बंगाल मतलब होते हुए उत्तरी मतलब जो भारत है, मध्य भारत है, वहाँ सब जगह फैल जाती है। और ये लगभग लगभग सितंबर के मतलब जो है आधे सितंबर तक ये मतलब पूरे भारत में बारिश को कराते रहती है, जिस जिस कारण से कभी कभी किसी क्षेत्र में वो ज्यादा बारिश करा देती है, जिसके कारण से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा ग्लेशियर का पिघलना, और हम लोग जान रहे हैं कि ग्लेशियर जो है पहाड़ों पर बर्फों की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, और जब गर्मी के मौसम आते हैं तो ये चट्टानें धीरे धीरे गर्मी के कारण, तापमान के कारण पिघल पिघल के नदियों में मतलब जल स्तर को बढ़ा देती है, जो बाढ़ की स्थिति आती है। तो पहला कारण है भारी बारिश, और दूसरा कारण है ग्लेशियरों का पिघलना। ग्लेशियर का एकदम सिंपल सा सीधा अर्थ आप लोग समझ लेना, जो पहाड़ों पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उसे ग्लेशियर कहा जाता है। और जब मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ते हैं, तापमान बढ़ते हैं, तो ये ग्लेशियर पिघल के नदियों में आ जाते हैं, और नदियों में अत्यधिक जल भर जाता है, और वही अत्यधिक जल जो है हमारे गांव शहरों मोहल्लों में घुसने घुसने लगते हैं। तथा मतलब बादलों का फटना एक कारण और है बाढ़ का, जो बादलों के फट जाने से होता है। हम लोगों ने देखा था 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ मतलब बादल फटने के कारण केदारनाथ मंदिर में मतलब आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई हुई थी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था। मतलब ये जो बादल के फटने की घटना होती है, ये खासकर मतलब जो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, हिमालय वाले क्षेत्रों में होती है। जैसे मतलब हम बात करते हैं उत्तराखंड में, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये सब जगह जो है बादल फटने की घटनाएं मतलब आम होती है। और जब बादल फटती है तो स्थिति बहुत ही भयानक होती है, एक ही जगह पानी मतलब इतना पानी गिर जाते हैं, जिसके कारण से मतलब जो सभी चीजों को वो तबाह कर जाते हैं। तो मतलब जो प्राकृतिक कारणों में बाढ़ आने के प्राकृतिक कारणों में हम बात करेंगे, भारी बारिश हो सकता है, ग्लेशियर के पिघलने के कारण हो सकता है, या बादलों के फटने के कारण हो सकता है। अब मानव निर्मित कारणों में भी मतलब कारण है, जैसे वनों की कटाई। जब हम लोग वनों की कटाई कर लेते हैं तो मृदा का क्षरण हो जाता है। मतलब मृदा का क्षरण का ये अर्थ होता है, जब वनों की कटाई करते हैं तो वो मिट्टी जो है हल्की हो जाती है, और जब कभी बारिश होती है, भारी बारिश होती है, वो मिट्टी कटते हुए मतलब जो बह के चली जाती है, और एक मार्ग का निर्माण हो जाता है, तो वो भी बाढ़ का एक कारण है। जब हम मतलब जो है वृक्ष को लगाते हैं, वृक्ष क्या करती है, मिट्टी के मतलब जो है मिट्टी को वो एकदम कस जड़ से जो है एकदम पकड़ के रखती है, एक मतलब बंधन की तरह से बांध के रखती है, उसे भागने नहीं देती है। लेकिन जब पेड़ पौधे के जड़ निकल आते हैं तो वो मिट्टी खाली हो जाती है, और वो बारिश के कारण, बाढ़ के कारण बहकर मतलब चली आती है। तो वो बाढ़ का भी मतलब एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो वनों की कटाई मानव के द्वारा होता है, जिसके कारण बाढ़ के कारण बनती है। बांध और बैराज का बनना, जब हम कभी किसी नदियों पे बांध बनाते हैं, बैराज बनाते हैं, तो उसकी धाराओं को रोक देते हैं, और धारा के रोकने के कारण जो है, जो बांध के मतलब जहां हमने बांध बनाया है, बैराज बनाया है, उसके पीछे के जो नदी का क्षेत्र होता है, वो काफी दूर तक वो मतलब जो जल जो है फैल जाता है, और कई सारे गांव, कई लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो जलमग्न हो जाती है। तो बांध और बैराज बनाने से भी मतलब जो बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। मृदा क्षरण अभी हमने जस्ट समझाया था, वनों की कटाई से मृदा क्षरण होती है। लेकिन लेकिन भारत में एक मान्यताएं हैं, मतलब जो है बारिश का कारण जो है वो इंद्र देवता है। मतलब ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि अत्यधिक अगर बारिश हो जाते हैं तो मतलब जो है इंद्र देवता गुस्सा हो गए हैं, और वो कहा जाता है इंद्र देवता के क्रोधित हो जाने से बहुत भारी बारिश हो जाती है। या मतलब सुखाड़ पड़ने लग जाते हैं तो फिर भी इंद्र देवता को हम लोग मतलब कहते हैं कि अरे इंद्र देवता नाराज हो गए हैं। तो
दोनों स्थिति में हम लोग इंद्र देवता को, जब भी कभी मतलब सुखार जैसी स्थिति होती है तो इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। अब ये कहाँ तक सही होता है, कहाँ तक गलत होता है, इस पे तो हम चर्चा नहीं करेंगे। जो मान्यता है वो मान्यता है। लेकिन भारत में भारतीय ग्रंथों के अनुसार इंद्र देवता क्रोधित होने पर भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति आपदा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप एक बार जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छा है। फिर मैं आगे चलता हूँ। अब कहा जाता है बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है, और हम लोग ये मतलब जानते भी हैं कि बिहार में जो है बाढ़ लगभग लगभग हर वर्ष ही आती है। कोई ना कोई ऐसा जिला होता है जिसे वो मतलब जो है बुरी तरह से प्रभावित करती है, बुरी तरह से क्षति पहुंचाती है उसको। तो बिहार में जो है बाढ़ एक जो है, सॉरी, बिहार में बाढ़ एक गंभीर समस्या है जो लगभग प्रतिवर्ष देखने को मिलता है, और जिसका प्रमुख कारण है बिहार की शोक नदी कोसी। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि बाढ़ का बिहार में सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, ये कोसी नदी है। अब कहा जाता है 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर एक कुशहा के पास जो है तटबंध हुआ करती थी। वो तटबंध के टूट जाने से मतलब जो कोसी नदी की धारा ही बदल गई, और बिहार के मतलब सुपौल जिला, मधेपुरा जिला, सहरसा जिला में इन्होंने भारी नुकसान मतलब जो है भारी तबाही मचाया था। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। ये कुशहा जगह जो है नेपाल का एक गांव है, उसके पास में ही एक मतलब तटबंध बनाए गए हैं, और वही तटबंध जो है टूटने के कारण जो नदी की धारा थी वो धारा बदल के, उसने धारा बदल के दूसरी धारा को मतलब जो दूसरे मार्ग को पकड़ लिया, और उसके कारण से बिहार में 2008 में बहुत ही तबाही से मतलब जो मतलब तबाही ये इसने मचाया था। उस तबाही वाला मतलब जो क्षेत्रों में खासकर सुपौल वाला जो क्षेत्र थे और मधेपुरा वाले क्षेत्र थे, इसमें सबसे अधिक प्रभाव मतलब देखने को मिला। और सहरसा भी प्रभावित था, लेकिन जितना अधिक वो मतलब सुपौल और मधेपुरा प्रभावित थे, उतना सहरसा जिला प्रभावित नहीं था, लेकिन सहरसा भी प्रभावित हुए इससे। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कुशहा के पास 2008 में बांध जो है टूटे हुए थे। उसी तरह से जिस तरह से हमारे बिहार मतलब जो है बाढ़ से मतलब पीड़ित होता है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। अब बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है, बांग्लादेश में भी बाढ़ प्रतिवर्ष आते हैं। हजारों लोग इसकी चपेट में मतलब जो है मतलब हजारों लोग इसकी चपेट में आते हैं, और जनजीवन को भारी मतलब जो भारी नुकसान पहुंचाते हैं, भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इसके आदी हो चुके हैं। जिस तरह से भारत में बिहार में कोसी नदी है, उसी तरह से बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है, और साथ साथ में गंगा नदी है। वो मतलब एक आप बोल सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा वाला क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसके कारण से हर साल वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति है। जितना तबाही हम लोगों के क्षेत्रों में नहीं होता, उससे कई गुना तबाही उनके क्षेत्रों में होता है। और उसके वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं इस चीज के आदी हो चुके हैं, उससे निपटने की क्षमता कला जो है खुद उसने अपने अंदर विकसित कर लिया है। वो समझ चुके हैं कि बाढ़ की स्थिति के समय में, बाढ़ के समय में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ताकि अपने जान माल को वो हानि होने से बचा सके। तो वही कहा गया है, उतनी तबाही मतलब जो है उतनी ही तबाही और बर्बादी के बावजूद भी यहाँ के कुछ राज्य दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कहा जाता है इतनी तबाही मचाते हैं, फिर भी बांग्लादेश में कुछ ऐसे जिले हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और इसका रीजन है कि बाढ़ केवल तबाही लेके ही नहीं आती है, बल्कि ये जमीन को उपजाऊ भी बनाती है। बाढ़ के सिर्फ मतलब जो है निगेटिव प्रभाव नहीं है, इसके कुछ पॉजिटिव तथ्य भी हैं, कुछ 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 इसके पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आते हैं, वहाँ की जमीन को, वहाँ के जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी ला के छोड़ देती है, जिसके कारण वहाँ के क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ होते हैं। और जहाँ ज्यादा मतलब जल है, जहाँ ज्यादा मतलब जो है मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ लोग अधिक बस जाते हैं। इसलिए यही रीजन है कि बांग्लादेश के उन क्षेत्रों में घनी आबादी वाले मतलब जो क्षेत्र हैं, कहा जाता है बाढ़ सिर्फ बर्बादी ही नहीं लाती है, बल्कि वहां के नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी। जो नए जलोढ़ मिट्टी है, जल मतलब जो है बाढ़ क्या करती है, मतलब जो है हम बात कर सकते हैं कि जो पहाड़ी वाले क्षेत्रों से जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहा के मैदानी वाले क्षेत्रों में लाती है, और मैदानी वाले क्षेत्रों में वो ला के बिछा देती है। और जो पुराना मिट्टी होता है उसको लेके
मतलब फिर चले जाती है। तो ये जो बाढ़ जो है ये नई जो मिट्टी लाती है, उसी नई मिट्टी को कहते हैं नए जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी भी कहा जाता है। आप लोग ये याद रख लेना, बाढ़ कौन सी मिट्टी लाती है? जलोढ़ मिट्टी, और या इसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है। तो खादर मिट्टी को लाती है जो प्राकृतिक उर्वरक और खनिज को बढ़ाती है, और ये प्राकृतिक उर्वरक को बढ़ाती है और खनिज और ह्यूमस जैसी मतलब चीजों की मात्रा को बढ़ाती है। इसे विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी में से एक बनाती है। इसीलिए मतलब ये क्षेत्र जो है दुनिया में सबसे सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है। आप देखना मतलब बांग्लादेश जो है जूट के उत्पादन में दुनिया के सबसे नंबर देश आते हैं। ये दुनिया का सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है, क्योंकि यहाँ चावल की खेती मतलब बड़े पैमाने पर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन जो है काफी उपजाऊ होते हैं, जो धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप जो है इस चीज को समझ चुके होंगे। आप एक बार जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख जो है, सॉरी, बाढ़ प्रबंधन की बात करते हैं। बाढ़ प्रबंधन, हम लोगों ने बाढ़ को समझा और ये समझा कि बाढ़ जो है किस तरह से हमारे मतलब जो क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ये चीज को हमने समझा। अब हम समझते हैं कि ये बाढ़ के कारण मतलब जो है बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को कैसे कम किया जा सकता है, अर्थात बाढ़ बाढ़ के प्रबंधन कैसे किए जा सकते हैं, उन चीजों को हम समझते हैं। तो टॉपिक है बाढ़ प्रबंधन। तो बाढ़ प्रबंधन के बारे में तो हम लोग मतलब जो प्रबंधन के बारे में तो हम लोगों ने सीखा था कि प्रबंधन क्या होती है, होने वाली आपदा, आपदा से होने वाली जो है क्षति है उसको कम करना ही या उससे निपटना ही प्रबंधन कहलाता है। तो कहा जाता है बाढ़ के विनाशशीलता को रोकने के लिए बाढ़ प्रबंधन आवश्यक है। जो बाढ़ से विनाशशीलता आती है उसको अगर हमें रोकना है तो उसके लिए हमें बाढ़ प्रबंधन की आवश्यकता होगी। कहा जाता है बाढ़ प्रबंधन के लिए कई कदम उठाया जा सकता है। पहला कदम है हम मतलब जो बांध और तटबंध का निर्माण करेंगे। अगर हम बांध और तटबंध का निर्माण कर देंगे तो उसकी मतलब जाने वाली धारा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको उस क्षेत्र में फैलने से रोक सकते हैं। तो एक हमारे पास ये उपाय है, बांध बना देंगे, तटबंध बना देंगे, जिनसे उसकी मतलब जो उस क्षेत्र में जो धाराएं फैलती है वो संपूर्ण क्षेत्रों में धारा फैलने से रोक देंगे, किसी एक निश्चित धारा में उसे आगे की ओर ले जाएंगे। तो ये बाढ़ और बांध और तटबंध का निर्माण होता है। कहा जाता है बांधों को पराया नदी की बाढ़ को नियंत्रण करने के समाधान के रूप में देखा जाता है। ये बात कहा जाता है कि अगर बाढ़ों को नियंत्रण करना है तो हमें बांध और तटबंध के निर्माण को कराना आवश्यक होता है। कहा जाता है भारत में बांध बनाने के कार्य अंग्रेजी समय से ही होते आ रहे हैं। अंग्रेज के समय से ही मतलब बांध जो है बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद भी इस आपदा हेतु तटबंध बनाकर जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्रता जब आजादी मिली फिर भी हम लोगों ने कई सारे बांधों का निर्माण करवाए, जिससे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं मतलब उस क्षेत्रों में मतलब जो विकास की कार्य को करा सके या वहाँ के जीवन को बाढ़ से क्षति से मतलब बचा सके। तो इसके लिए अभी भी प्रयास हमारे जारी हैं। कहा जाता है कुशहा तटबंध के टूटने के बाद कई नदियां मतलब कुशहा के तटबंध जो है टूटने के बाद कई नदियों में दरार मतलब कई नदियों के बांध में दरार आने के बाद इस प्रबंधन पर मतलब प्रश्न चिन्ह उठ गया है। अब कहा जाता है जब मतलब जो है जब मानसून के समय होते हैं, जब बाढ़ का समय होता है तो तटबंध के अंदर जो है पानी मतलब पूरा भरा होता है, और उस पानी के मतलब जो भरे होने से उस पानी के मतलब तेज धारा के कारण तटबंध कहीं ना कहीं दरार आ जाती है, और उस दरार के कारण तटबंध टूट जाते हैं। और तटबंध के टूटने से मतलब जो एक साथ मतलब जो बार मतलब जो जल की धाराएं हैं वो निकल कर बहना शुरू कर देते हैं और आसपास के लोगों में क्षति पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर मतलब जो अब डाउट किया जाने लग गया कि जब तटबंध बनाते हैं और वो टूट जाएंगे कभी अचानक तो वो और अधिक क्षति पहुंचाते हैं। तो इस पर अभी भी सवाल खड़े हैं। भारत ही नहीं, पाकिस्तान, चीन, मिस्र, नाइजीरिया जैसे देशों में बांध बनाकर कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। अब क्या है कि हमें जब तटबंध बनाते हैं तो तटबंध बनाने के कारण जो है जो जल की धारा है वो पीछे की ओर मतलब जो है एक भयानक मतलब जो है आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, क्योंकि बहने वाली जो जल की धारा है, जो जल है उसको रोक दिया जाता है।
अब रोक दिया जाने के कारण पीछे जो जल का मतलब जो जमाव होता है काफी अधिक हो जाता है, और उस जल के जमाव के कारण जो है कई सारे गांव, कई सारे क्षेत्र, लाखों हेक्टेयर क्षेत्र जो है जल में मग्न हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब कृत्रिम जलाशय का निर्माण हो गया है। तो कहा जाता है ये भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी, चीन में भी, मिस्र में भी, नाइजीरिया में और अन्य देशों में जो है बांध बनाकर हम लोगों ने कृत्रिम मतलब जो है झीलों का निर्माण किया है, जिससे हम बाढ़ नियंत्रण की मतलब स्थिति को हम रोक सके। अब इसमें से कुछ कृत्रिम जलाशय है जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन कृत्रिम जलाशयों में सबसे पहला हम बात करते हैं, उन कृत्रिम जलाशयों में हम सबसे पहला बात करने जा रहे हैं गोविंद सागर। आप लोग नाम सुने होंगे गोविंद सागर। ये जो गोविंद सागर है, ये जो गोविंद सागर झील है, ये सतलज नदी पर है, भाखरा नंगल बांध, हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, मतलब वहां पे भाखरा नंगल बांध बना, मतलब भाखरा नंगल बांध परियोजना में मतलब जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है, और उससे एक सागर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है गोविंद सागर। याद रख लेना, पूछा जाएगा गोविंद सागर जो है किस नदी, मतलब जो किस नदी पर कृत्रिम जलाशय बना हुआ है, सतलज नदी पर, और वो कौन से परियोजना के तहत बनाया गया है, भाखरा नंगल परियोजना है। दूसरा है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा नदी, किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी परियोजना जो है गुजरात में है, और उस पर मतलब सरदार सरोवर के मतलब जो है कृत्रिम झील बना है, सरदार सरोवर। तो याद रखना सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है, नर्मदा नदी। याद रखना गोविंद सागर किस पे है, सतलज नदी। उसी तरह से नागार्जुन सागर है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और ये इसको नागार्जुन परियोजना के तहत बनाया गया है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का बॉर्डर पे बना हुआ है। याद रखना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच के बॉर्डर पर कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, नागार्जुन सागर, और किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। फिर हम बात करते हैं कृष्णा सागर, कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी परियोजना के तहत कर्नाटक में जो है बनाए गए हैं। फिर पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत, इसका जो पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत है, जो रिहांद नदी है। रिहांद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है, और इसको यूपी में बनाया गया है, पंत सागर। रिहांद नदी उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिहांद नदी किस नदी के सहायक नदी है, सोन नदी के सहायक नदी है। पूरा नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहांद नदी में बनाया गया है, यूपी में। ठीक है। फिर अगला है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील मूसी नदी पर है, और ये मूसी नदी नदी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में है, और इसको मुख्य रूप से सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया था, सिंचाई के लिए बनाया गया था। क्लियर है। आप इसको एकदम मतलब जो अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जाएगा कि कृष्णा सागर किस नदी पे है, कावेरी नदी पे। पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस पे है, रिहांद नदी पे है। पूछ देगा सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पे। तो आप लोग जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, आप लोगों ने ले लिया है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा भी मतलब बाढ़ से मतलब नियंत्रण करने के हमारे पास क्या उपाय हैं। तो चलिए उन उपायों को देखते हैं। अब कहा जाता है वैकल्पिक प्रबंधन। अग, अगर मतलब जो जो हमने तटबंध का निर्माण कराया है, जो हमने बांध का निर्माण कराया है, अगर उसमें दरारें आ जाती है, वो टूट जाते हैं, और फिर भी मतलब जो बाढ़ को हम नहीं रोक पाएंगे, फिर हम बाढ़ से ग्रसित हो जाएंगे, तो उस स्थिति में हमारे पास क्षति, उससे होने वाली क्षति को कम करने के क्या उपाय हैं। तो हमारे पास भी इसके उपाय हैं। क्या कहा जाता है, कहा जाता है तटबंध टिकाऊ, कहा गया है तटबंध टिकाऊ प्रबंधन नहीं है, इसके टूटने का खतरा बना रहता है। हमने क्या बताया है, तटबंध जो है कोई टिकाऊ नहीं होता है, इसके टूटने के खतरे बने रहते हैं। इस स्थिति में टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिसके लिए कई प्रयास किए मतलब किए जा सकते हैं। अब कहा जाता है इस स्थिति में हमें कोई ऐसे प्रबंधन करने के उपाय मतलब जरूरत है जो मतलब टिकाऊ होना चाहिए। और इसे टिकाऊ प्रबंधन के लिए सबसे पहला हम उपाय कर सकते हैं, अपने मकानों का निर्माण, अपने मकानों और भवनों का निर्माण ऐसा हो जो कम लागत का हो, जो बाढ़ के बावजूद भी मकान बर्बाद नहीं हो सके। कहा जाता है कि अगर मतलब जो ज़्यादा
पीड़ित मतलब बाढ़ पीड़ित वाले क्षेत्र हैं, वहां पे हम मतलब जो ज्यादा खर्च करके मकान ना बनाए, क्योंकि हो सकता है वो धाराएं के अगर सामने आ जाएंगी तो कितना भी हम मजबूत मकान बनाएंगे वो बहा के लेके चले जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में मतलब जो कम लागत के एस्बेस्टस जैसे मतलब जो है मतलब घास फूस के जैसे मकान मतलब बने होते हैं, ताकि वो हमारे चले भी जाए तो वो उसके ज़्यादा हमें हमारे जीवन पर उसका ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। मतलब इस तरह के मकान बनाए जा सकते हैं। दूसरा उपाय है कि अगर हमें भवन का ही निर्माण करना है, और भवन का निर्माण करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के सकरी ढाल पे नहीं होना चाहिए। अगर हम नदी के किनारे घर बना रहे हैं या नदी के ढालान वाले क्षेत्र में बना रहे हैं जहाँ पे मतलब सकरा ढाल है, वहां अगर बना रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बाढ़ में मतलब जो है उसे नष्ट कर दिए जाएंगे, बाढ़ के द्वारा उसे तबाह कर दिए जाएंगे। तो ऐसे जगहों पर मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर दूर होना चाहिए। हम लोग तटबंध से या मतलब नदियों से 250 मीटर के दूरी से हटकर ही हमें मकान मतलब बनाने चाहिए, हमें वहां पे ही बसना चाहिए। अब तीसरा मतलब जो है तीसरा उपाय में कहा जाता है इसी में, मकानों की नींव तथा दीवार सीमेंट और कंक्रीट का होना चाहिए। अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें मतलब दीवार जो बनाने होंगे हमें कंक्रीट के बनाने होंगे, हमें उसके लिए अच्छे नींव मजबूत नींव बनाने होंगे ताकि बाढ़ आए तो उस पर उसका ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। अब कहा जाता है जो हम मतलब अगला उपाय है, कहा जाता है जो स्तंभ बनाएंगे पिलर बनाएंगे, स्तंभ आधारित मकान होने चाहिए। स्तंभ की गहराई काफ़ी होना चाहिए, मतलब पाइलिंग करके हमें मकान बनाने चाहिए, ताकि कितने भी मतलब जो है वो आपदा के बाढ़ मतलब कितने भी वो खतरनाक रूप में आए तो उसे मतलब जो मकानों को ज्यादा क्षति ना पहुंचे, इससे हमें कम नुकसान होंगे। अगर हमने कमजोर मकान बनाया, उसकी नींव कमजोर बनाई, तो बाढ़ के कारण जो है वो नष्ट हो सकते हैं, वो तबाह हो सकते हैं। तो ये आप लोग जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैकल्पिक साधन में हम लोग ये प्रमुख साधन कर सकते हैं। पहला पहला एक बार अच्छे से देख लेना, पहला ऐसे भवनों का निर्माण करेंगे जो कम लागत का होगा, जिसके क्षति हो जाने से भी हमें कम नुकसान होंगे। दूसरा, नदियों का मतलब जो मकानों का निर्माण होना चाहिए वो नदी किनारे से हट के होना चाहिए, वो तटबंध से हट के होना चाहिए, वो मतलब जो है जो जल की धारा है वो उसकी ढलानों से मतलब ढलानों पे नहीं होना चाहिए, वहां से हमें दूरी बना के रखना चाहिए, कम से कम 250 मीटर की दूरी। फिर कहा जाता है मकानों की नींव दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। फिर कहा जाता है हम जो मकान बनाएंगे वो पाइलिंग करके पिलर आधारित मकान होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब कहा जाता है पूर्व सूचना का प्रबंधन। पूर्व सूचना का प्रबंधन का ये अर्थ होता है कि जब कभी भी आपदाएं आए उससे पहले हमें सूचित कर दिया जाना चाहिए, और ये सूचना हमें प्रशासन के द्वारा मतलब जो प्राप्त होती है। अगर हमें पूर्व मतलब सूचना मतलब जो है मतलब सूचित कर दिया जाता है तो लोग जो है उससे निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे सही समय पर भोजन की उपलब्धता कराई जाती है, मतलब जो है दवाई की उपलब्धता कराई जाती है, ताकि उस स्थिति में जो है उस पर इसका कम प्रभाव पड़ सके। तो वही कहा जाता है पूर्व सूचना का प्रबंधन। हमें क्या करना होगा इसमें पूर्व सूचना के प्रबंधन में, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सुदूर संवेदना सूचना की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आपदा से पूर्व भोजन सामग्री दवा आवश्यक जरूरतमंद चीजों को उपलब्ध कराया जा सके। अब कहा जाता है कि मतलब जो है आपदा जैसे आए, जैसे बाढ़ आने की संभावना होती है, तो बाढ़ आने की संभावना होती है तो तटबंध जो टूटने के मतलब जो स्थिति में होते हैं तो उस समय में पुलिस प्रशासन जो है सूचना के रूप में उस जिला में या उस क्षेत्र में लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, हाई अलर्ट कर दिया जाता है। और हाई अलर्ट की स्थिति में लोग जो है मतलब अपने भोजन के सामान इकट्ठा करने लगते हैं, अपनी दवा की मतलब जो जो दवा है उसकी मतलब जो है वो सामान इकट्ठा करते हैं, जितने भी जरूरत के मतलब चीज हैं वो सबको इकट्ठा करने लगते हैं। अब कहा जाता है बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लोगों को तैराकी प्रशिक्षण देना चाहिए, मतलब जो बाढ़ वाले क्षेत्र में लोग रहते हैं उसे तैरने की कला सिखानी चाहिए, ताकि जब बाढ़ की स्थिति आए तो वो मतलब जो है उस समय में वो खुद को बचा सके, और वहां पे जो डूब रहे लोग रहे उसको भी मतलब वो बचाकर
सुरक्षित स्थानों तक निकाल सके। तो इसके लिए मतलब तैराकी की प्रशिक्षण भी होने चाहिए। सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो है जो क्षेत्र ज्यादा मतलब जो हर साल बाढ़ आते हैं वहाँ स्विमिंग जैकेट की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बाढ़ की स्थिति में लोग स्विमिंग जैकेट को पहनकर अपने जीवन को बचा सके। अब कहा जाता है बाढ़ के जल निकलते ही महामारी फैलने लगती है। जब बाढ़ आते हैं तो क्षति पहुंचाती है, लेकिन जब जाने लगते हैं तो वो सारे गंदगी को छोड़ के चले जाते हैं, और जिसके कारण से महामारी, हैजा जैसी बीमारी फैलने शुरू हो जाती है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डीडीटी का छिड़काव कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि मतलब जो है उसके होने वाले मतलब जो इन्फेक्शन, जो संक्रमण फैलने वाली है उसको हम कम कर सकें, उसको हम रोक सकें। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये पूर्व सूचना का प्रबंधन है। मतलब सूचना मतलब जो आपदा है उससे आने से पूर्व हमें सूचना प्राप्त करने के बाद जो है हमें प्रबंधन करना होता है। ये इन सभी बातों को ध्यान रखना होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत अच्छा है। अब हम आगे बात करते हैं नदियों की जोड़ने का कार्यक्रम। हम जो है बाढ़ प्रबंधन को मतलब जो है कम करने के लिए हम नदियों को इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, लॉकिंग नहीं इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। अब इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम जान रहे हैं कि जैसे जिस नदी में ज्यादा अधिक पानी है उसकी नदी की धारा को कम मतलब जो है जो धारा वाली नदी है उस तक जोड़ देंगे, ताकि मतलब जो है उस पानी का हम सदुपयोग मतलब जो अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों तक जो है आसानी से हम पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है नदियों के जोड़ने का कार्यक्रम, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम के तहत क्या कहा गया है, देश के विभिन्न अधिशेष जल वाले नदियों को कम जल वाले नदियों के साथ जोड़ना, ताकि अधिशेष क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को कमी वाले क्षेत्रों में लाया जा सके। और ये जो परियोजना थे, ये जो मतलब जो है परियोजना है, मतलब ये हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। उनका सपना था कि भारत में जहाँ पे जिन नदियों में सबसे अधिक बाढ़ आते हैं, अगर उन नदियों को कम जल वाले नदियों में जोड़ दिया जाए तो पूरे देश में मतलब जो है सुखाड़ की कमी से निपटारा मतलब जो है किया जा सकता है। केवल सुखाड़ की कमी को नहीं, जहाँ पे बाढ़ आ रही है उस वहाँ पे बाढ़ आने की समस्या को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। सरकार को भी इन चीज़ों पे काम करने चाहिए, ताकि मतलब हम सुखाड़ से भी बच सकते हैं और बाढ़ से भी बचा जा सकता है। तो कहा गया है केन बेतवा लिंकिंग परियोजना राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख परियोजना है, जो बुंदेलखंड के क्षेत्रों की सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कहा गया है केन बेतवा लिंकिंग परियोजना जो है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का क्षेत्र का मतलब है कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, कुछ राजस्थान के आते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। तो वो जो क्षेत्र आते हैं वो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। वहाँ केन बेतवा नदी का जो इंटरलिंकिंग परियोजना है उन मतलब जो है वहाँ के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। तो आप लोग जो है ये समझ चुके होंगे कि मतलब जो बाढ़ से हम प्रबंधन किस प्रकार से करना है। तो बाढ़ से प्रबंधन के मतलब मुख्यतः हम तीन तरह के उपाय कर सकते हैं। क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पहला बांध का निर्माण करना होता है, और दूसरा मतलब जो है हम वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, और तीसरा जो है पूर्व सूचना की व्यवस्था कर सकते हैं, और चौथा जो है नदियों की जोड़ने का हम कार्यक्रम मतलब जो है कार्यक्रम या प्रोग्राम मतलब जो कर सकते हैं। तो ये चार तरीके होते हैं जिनसे हम बाढ़ों से मतलब जो है निपट सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। आप लोग एकदम अच्छे से याद रख लेना ये चीज को। अब हम बात करते हैं सुखाड़ एवं उसके प्रबंधन की। किसकी बात कर रहे हैं? सुखाड़ एवं उसके प्रबंधन की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं सुखाड़ क्या होता है। सुखाड़ मतलब कहा जाता है एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें वर्षा के जल की कमी हो जाती है, जिससे कृषि और अन्य क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जस्ट बाढ़ का ये जस्ट विपरीत है, अपोजिट है। बाढ़ में क्या था, अत्यधिक जल हो जाते हैं जिससे वो मतलब जो नदियों से निकलकर वो हमारे गांव घरों मोहल्ले में घुस जाते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो है मतलब जो भी जल है वो सूख जाते हैं, जल की कमी हो जाती है, जिससे कृषि फसल सारे चीजें नष्ट हो जाते हैं और हमारे जनजीवन पर ये गंभीर प्रभाव डालता है। कहा जाता है सुखाड़ से लोगों के सामने तीन सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। जब सुखाड़ आते हैं तो लोगों के सामने तीन सबसे बड़ी समस्या होती है। क्या क्या समस्या है? पहला तो हम लोग जानते हैं, फसल नष्ट हो जाने से खाद्यान्न की कमी हो जाती है। मतलब
अकाल पड़ना शुरू हो जाता है। जरा आप सोच सकते हो ना कि अनाज ही नहीं होगा तो लोग को खाने के लिए क्या मिलेगा। तो अकाल जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, पेयजल की कमी। हम तो अनाज अनाज से जो है, हम अगर अनाज को हम कम भी खाए तो हमारा जीवन चल सकता है। लेकिन जरा सोचो, अगर हमारे पास पीने के लिए जल ना हो तो हमारे बिना जल के जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो वहां पे जल की कमी हो जाती है। मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। जो हमारे पालतू जानवर हैं, जो आसपास या जंगली जानवर हैं, उनके लिए पीने की पानी नहीं है, जिसके कारण से जमाखोरी, खाद्य पदार्थ के मूल्य में भारी वृद्धि और लूटमार जैसी समस्या जो है उत्पन्न होती है। अब जरा सोचो, जब हम हमारे क्षेत्र में पानी नहीं होंगे तो अनाज के भाव बढ़ जाएंगे। मतलब उसके कारण जो है कालाबाजारी होना शुरू हो जाएगा। उसके कारण जो है लूट मार जैसी समस्या जो उत्पन्न हो सकती है। ये सब सुखाड़ के मतलब सबसे तीन सबसे प्रमुख समस्याएं थी। आप इसको समझ चुके होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अब कहा जाता है भारत सरकार ने देश में 77 ऐसे जिलों को पहचान किया है जो सुखाड़ मतलब जो है सुखाड़ की संभावना वहां बनी रहती है। ये क्षेत्र खासकर जो है मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र हैं, गुजरात वाले क्षेत्र है, कर्नाटक वाले क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। आप याद रख लेना, ये मतलब जो इन सभी जिलों मतलब इन सभी राज्यों के 77 जिलों को मतलब चिन्हित किया गया है, जहां लगभग हर साल जो है सुखाड़ जैसी स्थिति बनी रहती है। अगर हम जो बाढ़ का जो चौथा प्रबंधन था, इंटरलिंकिंग, नदियों का इंटरलिंकिंग करना, मतलब एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ना, अगर हम जोड़ने में सफल रह गए तो इन क्षेत्रों में हम सुखाड़ जैसी समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी फायदे होंगी। सबसे पहला, वहां पे जहां बाढ़ आया करते हैं वहां बाढ़ कम हो जाएंगे, और जहां सुखाड़ आया करते हैं वहां सुखाड़ नहीं होगा। जरा कितना इसका फायदा। हम जहां चाहे उस नदी के जल को मतलब जो है ले जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहरें बना के हम मतलब जो पूरे भारत में फैला सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में 77 जिला ऐसे हैं जिनका मतलब पहचान सुखाड़ मतलब जिले के रूप में किया गया है। और उनमें से मतलब प्रमुख है, मतलब कौन कौन से राज्य में है। राजस्थान में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, और उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं। भारत में 1877 में बताए हुए थे, पिछले क्लास में बताए थे, 1877 में 76 से 78 के बीच 2 साल तक मतलब ये सुखाड़ रहा था। कहाँ पे रहा था? मद्रास में। मद्रास को आज हम मतलब चेन्नई के नाम से जानते हैं, मैसूर जो कर्नाटक मतलब आज के नाम से जानते हैं, फिर हैदराबाद, मुंबई के क्षेत्रों में हुआ था, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग जो है प्रभावित हुए थे, मारे गए थे। इसके बाद 1899 में एक अकाल आया था जिसका नाम था छप्पनिया अकाल। ये आप लोग याद रखना, छप्पनिया अकाल कब आया था? 1899 में। छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी और मध्य भारत प्रभावित हुए थे। जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, और मध्य भारत जो है मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब ये सब जो है मध्य भारत में है, और ये सब जगह प्रभावित हुए थे। और यहाँ पे लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग जो है प्रभावित हो गए थे। इसको मतलब जो है इस 6 करोड़ लोग जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गए थे यहाँ पे इसके कारण। इसके अलावा 20वीं सदी में भी आया था, मतलब 1918 में आया, 1966 में आया, 1987 में भयंकर सुखाड़ मतलब जो है पड़े थे भारत में। ठीक है। 1943 में बंगाल में अकाल आया था, और ये बंगाल में अकाल आने के कारण जो है आज के बंगाल मतलब जो है बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, इन सब क्षेत्रों में मतलब जो सुखाड़ के कारण जो है अकाल पड़ते, और काफी ये भयानक अकाल था, और यहाँ से लाखों जीवन जो है प्रभावित हुए थे। आप इसको इसका जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम आगे की बात करते हैं सुखाड़ के प्रकार। सुखाड़ जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मौसमी सुखाड़, मतलब जो मौसमी संबंधी सुखाड़। दूसरा है जल वैज्ञानिक सुखाड़ होता है। तीसरा कृषि सुखाड़ होता है। जो मौसमी संबंधी सुखाड़ होते हैं, इनमें क्या होता है, सामान्य से वर्षा कम हो जाती है। जो सामान्य मात्रा में वर्षा होती है उससे कम अगर वर्षा होती है, इसको कहा गया मौसमी संबंधी सुखाड़ कहा जाता है। ये सुखाड़ है।
मौसमी संबंधी सुखाड़ है। दूसरा है जल वैज्ञानिक सुखाड़। जल वैज्ञानिक सुखाड़ में क्या होते हैं, जो हमारा प्राकृतिक जलधारा है, जो नदी है, या मतलब जो हमारा भूजल का स्तर है, उसमें अगर कमी आ जाते हैं तो वैसे मतलब जो सुखाड़ को कहा जाता है जल वैज्ञानिक सुखाड़ कहा जाता है। एक है हमारा कृषि सुखाड़, मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, और मिट्टी में नमी की कमी के कारण कहते हैं जो कृषि सुखाड़ है, जमीन फट जाते हैं, सारे फसल जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सुखाड़ के हम लोगों ने प्रकार को देखा है। सुखाड़ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से सुखाड़ हैं, मौसमी संबंधी सुखाड़, जल वैज्ञानिक सुखाड़ और कृषि सुखाड़ हैं। अब इनके मतलब सुखाड़ के मतलब उपाय क्या क्या हैं, इसके प्रबंधन के क्या क्या मतलब हमारे पास तरीके हैं। कहा जाता है सुखाड़ हेतु 2 प्रकार के मतलब योजनाओं का मतलब आवश्यक होता है। सुखाड़ के लिए हम 2 तरह की योजनाओं को बना सकते हैं। पहला योजना है दीर्घकालीन योजना, और दूसरा है लघुकालीन योजना। एक ऐसा योजना है जो दीर्घकालीन योजना कहलाता है, एक लघुकालीन योजना का मतलब टेम्परोरी हम उसका प्रबंधन करेंगे, और दीर्घकालीन योजना का मतलब है हम अस्थाई उसका मतलब जो सॉल्यूशन करेंगे। अस्थाई समाधान जो है दीर्घकालीन योजना में आते हैं, और अगर हम तत्कालिक हमें समाधान चाहिए तो लघुकालीन योजना में हम करते हैं। तो याद रख लेना, सुखाड़ के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक दीर्घकालीन योजना, दूसरा लघुकालीन योजना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया आप लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा। अब कहा जाता है दीर्घकालीन योजना में क्या क्या हम कर सकते हैं। दीर्घकालीन योजना के तहत जो है नहर, तालाब, कुआं, वर्षा जल संचय का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें तालाब बनाने होंगे, हमें नहरों का निर्माण करना होगा, हमें वर्षा के जल का संचय करना होगा, ताकि मतलब जो है मानसून के समय में उस मतलब जो है अतिरिक्त जो जल बह के चले जाते हैं नदियों में, उसको हम रोक कर मतलब जो रख सके, जमा करके रख सके, और उस जल का उपयोग जो है हम गर्मी के मौसम में या सुखाड़ के समय में हम कर सकते हैं। कहा जाता है पंजाब और हरियाणा में नहरों का जाल बिछाकर अस्थायी समाधान किया गया है। पंजाब और हरियाणा में जो मतलब जो है जो भी नदी के अतिरिक्त जल थे, हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे तरह तरह के मतलब कई सारे परियोजना बनाए, और उसका हमने मतलब जो है जमाव किया है। इस कारण से वहाँ पे जो है इसका सुखाड़ के परमानेंट मतलब जो है बोल सकते हैं परमानेंट जो है समाधान जो है वहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब कहा जाता है वर्तमान समय में बोरिंग और ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल का तीव्र मतलब दोहन किया जा रहा है, जिससे भूमिगत जल का स्तर में गिरावट आ रही है, और यह एक चिंता का विषय बन गया है। अब कहा जाता है कि हम लोगों ने क्या किया है, बोरिंग को मतलब लगाकर और मतलब चापाकल के माध्यम से मतलब इतना ज़्यादा पानी को नीचे से निकाला है, दोहन किया है, जिसके कारण से जो जल भूमि के जो जल के स्तर हैं वो काफ़ी नीचे जा चुके हैं, और वो मतलब इतना नीचे मतलब चले गए हैं कि ये हमारे पास मतलब हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि आने वाला भविष्य में जो है पानी के स्रोत जो है कम हो जाएंगे, हम मतलब जो हमारा जीवन जो है बहुत ही कठिन और मुश्किल से गुजरेगा। तो ये एक समस्या है। आजकल क्या हो रहा है कि मतलब जो जगह जगह पर जो है आरओ वाटर के प्लांट लगाए लगाए जा रहे हैं, या मतलब जो है बड़े बड़े मोटर लगाए जा रहे हैं, और उसके कारण से एक जगह से बहुत ज़्यादा पानी को खींचा जा रहा है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर ये मतलब धरातल में पानी रिसाव के लिए कई दिन लग जाते हैं, 1 सेंटीमीटर के लिए। जो बारिश की पानी मतलब बारिश के मौसम में जो मतलब जो पानी आती है धरातल पे, वो रिस रिस कर धीरे धीरे मतलब भूजल के रूप में जमा होती है, लेकिन उसे 1 सेंटीमीटर रिसने में कई दिन लग जाते हैं, और तब जाके वो कई फीट अंदर तक जो है वो जाके जमा होता है। वो एकदम सूक्ष्म मतलब स्वच्छ जल, शुद्ध जल होता है, और उसको हम अगर जितना मतलब दोहन करेंगे, वो जो है भूमिगत जल है उसका जो मात्रा है वो अंदर घटता हुआ चला जाएगा, उसका ग्राउंड लेवल घटता हुआ चला जाएगा, और जिसके कारण भविष्य में मतलब जल निकालने में हमें उससे कठिनाई होगी, बहुत अंदर गहराई में जा चुका होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, पानी की किल्लत आ जाएगी, और जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो वही कहा गया है कि मतलब जो भूमिगत जल के स्तर के गिरने के कारण जो ये एक चिंता का विषय बन चुका है। अब कहा गया भूमिगत जल क्या होता है, पानी का वह भंडार जो धीरे धीरे वर्षा के जल सतह के नीचे जमीन में जाकर संचित हो जाते हैं। हमने बताया ना कि जो बारिश के मतलब जो जल होते हैं वो वो बारिश के मौसम में मतलब क्या होते हैं, हमारे धरातल पे आते हैं, और वो धरातल के अंदर धीरे 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 रिसाव करते करते वो जल के मतलब कई फीट अंदर जाके जमा हो जाते हैं। उसी जल को हम लोग कहते हैं
भूमिगत जल। अब कहा जाता है कुएं और बोरिंग के माध्यम से ऊर्जा चालित मशीनों की मदद से इस जल का तीव्र गति से हम दोहन कर रहे हैं। जो हमारे पास भूमिगत जल है उसको बोरिंग के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, या कुएं के माध्यम से, या मतलब स्वचालित मशीन, बड़े बड़े पंपी सेट जो है, मतलब जो पंप सेट है जो है उसके माध्यम से हम लोग इसका निकाल कर दोहन कर रहे हैं, मतलब किया जा रहा है, जिससे परिस्थिति जो परिस्थिति है असंतुलन उत्पन्न होने के कारण जो है एक चिंता का विषय बन गया है, और इसके कारण से जो है एक चिंता का विषय बन रहा है। ठीक है, आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे जो है कहा जाता है इसके दीर्घकालीन उपाय को तो हम लोगों ने समझा। अब कहा जाता है इस गंभीरता को देखते हुए वर्षा जल का संचय, वाटर शेड मैनेजमेंट जैसी मतलब योजनाएं बना रहे हैं। अब ये जो भूमिगत जल कम हो रहे हैं इसके लिए भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर रहे हैं कि वर्षा का जल का संचय हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में जो हमारे छतों से जो बारिश की जलें बहकर मतलब जो है कहीं जमा हो जाती है, तो उसके उसे बर्बाद होने से पूर्व ही हम लोग क्या करेंगे, उसका संचय कर सकते हैं, या वाटर शेड मैनेजमेंट जैसी योजनाओं पे काम कर सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट योजना क्या होता है कि छोटे छोटे तालाब बनाकर उसमें पत्थर, छोटे छोटे पत्थर बिछाकर वहां पे जल को मतलब जमा करवा लेते हैं, ताकि वो जो जल है धीरे 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 मतलब जो जमीन के अंदर रिश्ता चले जाए, और हमारा जो ग्राउंड के अंदर जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा जो है संतुलन बना रहे। तो ये हमारे पास उपाय है। इसके अलावा हम ड्रिप सिंचाई भी मतलब जो है कर सकते हैं, और ड्रिप सिंचाई से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। अब आप पूछोगे सर ड्रिप सिंचाई क्या होता है, कि अब क्या है कि खेतों में हमें मतलब पौधों में पानी देना है तो पूरे खेत में जल बहाने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करेंगे, पाइप के माध्यम से, पतले पतले पाइप के माध्यम से उस पौधे के जड़ों के पास ले जाएंगे, और उस जड़ के पास जितना पानी की आवश्यकता होगा उतना ही पानी उसमें छोड़ा जाएगा। तो जरा सोचे, सिर्फ उस पौधे को भी जल मिल जाएगा और पानी की बर्बादी होने से भी रुक जाएंगे। तो ये भी इस कृषि, इस सिंचाई व्यवस्था को कहा जाता है ड्रिप। ड्रिप मतलब जो है सिंचाई कहा जाता है, ड्रिप एरिगेशन कहा जाता है। और ये ड्रिप एरिगेशन जो है, ड्रिप सिंचाई जो है मतलब सब्जी की खेती के लिए, या मतलब जो दलहन की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। खेत में मतलब जो लगा दिए जाते हैं, और हल्का हल्का फुब्बारे की तरह जल को मतलब जो छिड़काव किया जाता है, और खासकर उसके जड़ों के पास छिड़काव किया जाता है। पूरे खेत में छिड़काव ना करके उसके जड़ों में छिड़काव किया जाता है, ताकि पौधे को, कृषि को मतलब फसल को पानी भी मिल जाए, और अधिकांश जल बर्बादी होने से भी रोका जा सकता है। तो इसी को आता है ड्रिप मतलब जो सिंचाई। अब आगे कहा जाता है वाटर शेड प्रबंधन। वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत है भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, मृदा क्षरण को कम करने के लिए घास एवं वन लगाने हेतु योजना बनाई गई। हमने क्या बताया था कि मतलब जो चाहे घास लगा देंगे, या छोटे छोटे पत्थरों को जमा करके, या मतलब जो तालाब के जैसा बना के वहां पे जल संचय कर सकते हैं, या पेड़ पौधे लगा के मतलब जो है जल को रोका जा सकता है। तो ये सब जो है मतलब हमारे वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है राजस्थान में छोटे क्षेत्र पर जल संग्रह हेतु 50 हेक्टेयर तक वाटर शेड क्षेत्रों की पहचान की गई है। मतलब राजस्थान में जो है 50 हेक्टेयर के जमीन को चिन्हित किया गया है, जहां पर मतलब जो वाटर शेड मैनेजमेंट की हम जो है परियोजना मतलब लागू कर सकते हैं, वहां पे कार्य कर सकते हैं। अब कहा जाता है दूसरा, वर्षा जल हम संग्रहण कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा का जो जल का अधिकांश हिस्सा है बर्बाद हो जाता है, जो कि ये स्वच्छ जल होते हैं। जो बारिश के मौसम में जल मतलब आसमान से गिरते हैं, वो जल एकदम शुद्ध होते हैं, एकदम मीठे जल होते हैं। वो हमारे हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कहा जाता है उस जल को हम बर्बादी रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? इस जल के बर्बादी मतलब होने से रोकने के लिए इसका हम संग्रह कुंड या तालाब को बना के किया जा सकता है। हम मतलब जो हमारे जो छतों से जो मतलब बारिश के जल बर्बाद होकर नीचे चले जाते हैं, उसको बर्बाद होने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, उस जल का संग्रह करना होगा। कैसे करना होगा? कुंड बनाकर, कुएं बनाकर, तालाब बनाकर, ताकि वो जो जल का जमाव हो जाएगा तो उसका हम मतलब जो आगे आने वाले समय में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या सुखाड़ की स्थिति में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये समझ चुके होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अब कहा जाता है इसके
इसके लिए मकानों के छतों से बहने वाला पानी पाइप द्वारा संग्रह किया जा सकता है। कहा गया ना कि मकानों से बहने वाला जो पानी है उसको हम पाइप से संग्रह कर सकते हैं। इस संग्रहित जल ना सिर्फ भूमिगत जल स्तर में वृद्धि कर सकता है, बल्कि इसका उपयोग हम लोग पीने के लिए कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं, या अन्य कार्यों के लिए हम किया जा सकता है। मानव जो है अपने दैनिक जीवन में होने वाला अन्य कार्य जो है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब कहा गया है सुखाड़ और मतलब जो है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई एक बेहतर तरीका। हमने बताया था ड्रिप सिंचाई मतलब खेतों में पाइप के माध्यम से पौधे के जड़ों तक जो है उस फुब्बारे को पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई एक बेहतर तरीका है जिससे कम जल में फसलों को उत्पन्न किया जा सकता है। कम जल के मतलब जो है कम जल से ही हम फसल को मतलब कर सकते हैं। अगर ड्रिप सिंचाई की अगर हमने मतलब जो है प्रबंध कर लिया तो कम जल से भी हम लोग जो है खेती और मतलब फसल को लगा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई जो है फल फूल वाले, सब्जी वाले, दलहन वाले कृषि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? जैसे हमने मतलब जो बागान लगाया, जैसे हमने बगीचा लगाया फलों की बगीचा, तो फलों के बगीचा का जो जड़ होता है वहां तक हम जो है ड्रिप सिस्टम के द्वारा जो है जल को पहुंचा सकते हैं, पाइपों के द्वारा पहुंचा सकते हैं। सब्जी की खेती के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, दलहन के फसलों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? ड्रिप सिंचाई मध्य उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर या इससे कम हो। ड्रिप सिंचाई उस क्षेत्रों के लिए है जहां पर बारिश कम होती है, जैसे राजस्थान। अपने लोगों के क्षेत्र में बारिश जो है 120 सेंटीमीटर से मतलब जो है अधिक होती है, 120 सेंटीमीटर होता है। जिन क्षेत्रों में 100 से अगर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस क्षेत्र में मतलब समझा जाता है उस क्षेत्र में सुखाड़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे राजस्थान, राजस्थान में 50 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, 50 से लेकर 75 के बीच में। अब जरा सोचो वहां पे गर्मी के मौसम में जल के क्या संकट उत्पन्न होते होंगे। तो 50 से 75 वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ वो सुखाड़ प्रायः सुखाड़ क्षेत्र होते हैं। जो अपने लोग के यहाँ बारिश होती है वो 100 से 120 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जिससे हम लोगों के क्षेत्र में जो है जल का उतनी बड़ी संकट की समस्या मतलब जल के सुखाड़ की जो समस्या है वो उतना बड़ा संकट के रूप में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी के साथ ये हमारा इकाई 2 समाप्त होता है। अगले दिन जो है हम तीसरी इकाई पाएंगे और वो तीसरी इकाई में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि मतलब भूमि और सुनामी से किस तरह से प्रबंधन करते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।